सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु, सत श्री अकाल। सभी संपूर्ण मेरे से जुड़े हुए जितने भी अजीज मित्र, साथीगण और प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आपके सहयोग और सानिध्य की देन है, आपके विश्वास की देन है। और मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ज्योग्राफी का जो वीडियो है उसे बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे। पीछे के एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उनको आप मद्देनजर रखते हुए ज्योग्राफी के तीसरे पार्ट में हमारी जो चर्चाएं हुई थी वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, थार का मरुस्थल, 12 जिले, 62% भारतवर्ष में और 58% जो 38% हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब इसके बाद की इसमें सर्वाधिक जैव विविधता है, सर्वाधिक जनघनत्व है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसकी तुलना किससे की गई है? सहारा के मरुस्थल से की गई है। सहारा का मरुस्थल जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में है। विश्व का सबसे गर्म और विश्व का सर्वश्रेष्ठ उष्ण जो मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल है, जिसमें सिराको नामक हवाएं चलती हैं। ये जो सहारा का मरुस्थल है उसी तरीके से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वैसे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है मंगोलिया, और ये मंगोलिया जो क्षेत्र है उसका मरुस्थल है वो सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में आता है। उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत जो आता है वो थार का मरुस्थल आता है। ये थार का जो मरुस्थल है इसको पाकिस्तान में चेलिस्तान कहा जाता है। चेलिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान के और भारतीय क्षेत्र का जो थार का मरुस्थल है, इसे या संपूर्ण थार के मरुस्थल के क्षेत्र का जो उद्भव माना जाता है वो कार्बोनिफेरस युग से माना जाता है। कार्बोनिफेरस काल से इसका उद्भव हुआ और कार्बोनिफेरस युग के काल, जुरेसिक युग, ट्रिशियर काल में अनेक चट्टानों के रूप में इनका निर्माण होते होते वर्तमान स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। देखो, एक बात की जाती है कि थार के मरुस्थल में 3 वर्षा रेखाएं बनती हैं। जो संपूर्ण पाकिस्तान वाले मरुस्थल को बनाते हैं तो उसमें थार के मरुस्थल में 3 वर्षा रेखा बनती हैं। और तीनों को बड़े ध्यान से देखिए कि कौन कौन सी 3 वर्षा रेखा बनती है। पहले वर्षा रेखा के आधार पर, ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न भी है, 3 वर्षा रेखा बनती है थार के मरुस्थल के विभाजन के दृष्टिकोण से। पहली बनती है 10 सेमी, जो केवल जैसलमेर से गुजरती है। पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली ये वर्षा रेखा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के समकक्ष है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 सेमी वर्षा रेखा, और ये कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। और ये जो 10 सेमी वर्षा रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर है, ये केवल जैसलमेर क्षेत्र से गुजरती है। यानी जैसलमेर जो जिला हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा 10 सेमी वर्षा रेखा के अंतर्गत हमारा हिस्सा शामिल होता है। दूसरी सीमा रेखा हमारी बनती है 50 सेमी वर्षा रेखा, जो थार के मरुस्थल में बनती है। 50 सेमी वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ये 2 भागों में बांटेगी, पूर्व राजस्थान और दूसरे नंबर पे आएगा पश्चिमी राजस्थान। ये 2 भागों में इनको विभाजित किया जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर जो आती है वो आती है 25 सेमी वर्षा रेखा, और 25 सेमी वर्षा राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है। यानी जो 25 सेमी वर्षा रेखा जो आती है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न भी है, जो 2010 की सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 25 सेमी वर्षा रेखा जो है वो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। यानी थार के मरुस्थल में जो 12 जिले शामिल होते हैं वो 12 जिले हैं, उन 12 जिलों को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो पश्चिमी क्षेत्र है उनमें 25 सेमी तक बारिश होती है और बाकी में इधर 25 से 50 तक होती है, और 50 सेमी बारिश होती है वो इस संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, यह इनके बीच में रखा जाता है।
एक बात कही जाती है, जब सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था तो यूं पूछा गया था कि निम्न राजस्थान को पूर्वी सीमा रेखा पर प्रश्न जब ये किया गया था कंपटीशन के अंतर्गत सेकंड ग्रेड में, तो उसके उदाहरण थे 18, 25, 40 और 10। लेकिन इसमें एक बात पूछी गई थी, पूर्व राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को अलग कर रही है, तो उसका जो प्रश्न था वो 50 डिग्री था। तो 50 डिग्री वाले में जिस ऑप्शन में 40 था, तो वो उसको ऑप्शन का क्या था, उत्तर था। दूसरी बात देखिए, ये तो वर्षा के आधार पर धार के मरुस्थल का वर्गीकरण था। अब दूसरी बात यहाँ पर होती है बालूका स्तूपों के आधार पर। किसके आधार पर? स्तूपों के आधार पर। देखो, स्तूप शब्द का संबंध जिस धर्म से, उस धर्म का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। स्तूप क्या होते हैं? महात्मा बुद्ध, बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणियां, उनकी अस्थियों पर बनी हुई उल्टे कटोरे के समान जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको स्तूप कहते हैं। यहाँ आपने शब्द किया बालूका। उसी तरीके से उल्टे कटोरे के आधार पर, कटोरे के आकृति के जो स्तूप होते हैं, वो उल्टे कटोरे के आकृति के जो स्तूप होते हैं किसके बने होते हैं? मिट्टी की। ये मिट्टी के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बालूका स्तूप कहा जाता है। इस बालूका स्तूपों को दो भागों में बांटा गया। जो धार के मरुस्थल का शुष्क रेतीला भाग है, कौन सा भाग है? शुष्क भाग है और रेतीला भाग है। उस रेती का भाग को दो भागों में बांटा गया, एक बालूका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो पहले नंबर पर देखिए, बालूका मुक्त स्तूप प्रदेश, और दूसरे नंबर पर मुक्त की जगह कर दो युक्त। तो आप यहां लिखोगे बालूका, यहां मुक्त है, युक्त स्तूप प्रदेश। ये आपके दो प्रदेश। इनके प्रतिशत क्या होंगे? इनके अंतर्गत तो जो मुक्त है वो तो 41.50% है, और बालूका युक्त स्तूप प्रदेश है जो बचा हुआ जो है वो 58.50% है। वो बालूका युक्त प्रदेशों के अंतर्गत शामिल होता है। बालूका मुक्त प्रदेश में 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। यानी पहले मुक्त की बात आप करेंगे तो बालूका मुक्त प्रदेश, ये मुक्त प्रदेश है, वो कितने होंगे? तो आप इसको क्या लिखेंगे? बालूका मुक्त प्रदेश में जैसलमेर क्षेत्र आएगा, बाड़मेर क्षेत्र आएगा और जोधपुर क्षेत्र आएगा। इनके कुछ हिस्से इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इस बालूका मुक्त प्रदेश में क्या होती है? चट्टानें होती हैं, और चट्टानों का जो मरुस्थल होता है, उस चट्टानों के मरुस्थल या चट्टानें मरुस्थल में होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। हमदा या हमादा शब्द से उसको संबोधन दिया जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से कहां कहां मिले? तो पोखरण क्षेत्र जैसलमेर, एक तो पोखरण जैसलमेर में, यहां पर 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। पोखरण क्षेत्र में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था बोदा इस्माइल के नाम से। किसके नाम से? बोदा इस्माइल के नाम से किया गया। कब? 1974 में देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी ने। और 2 परमाणु परीक्षण किए थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। कब? 13 मई और जो आपके 18 मई, 11 मई और 13 मई, 11 मई और 13 मई सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय सीटीबीटी आई थी, जो यानी परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में जो पूछी जाती थी, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। पोखरण के साथ फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर। ये फलोदी कौन से हिस्से में आती है? जोधपुर क्षेत्र में आती है। और फलोदी जो क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल है। कौन सा स्थल है? शुष्क स्थल है। लेकिन राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल के साथ एक गांव और जुड़ता है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थल अगर आपसे पूछता है तो गर्म में आएगा सम, और सम कौन से क्षेत्र में शामिल होता है? जैसलमेर। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है, वो देखिए कि गर्म स्थल सम जैसलमेर, शुष्क स्थल फलोदी आता है। फिर तीसरा स्थल है जहां पर बालोतरा,
कौन सा क्षेत्र है? बालोतरा। और बालोतरा क्षेत्र कौन से हिस्से में आता है? बाड़मेर क्षेत्र है, उसके हिस्से के अंतर्गत ये शामिल होता है। और यहाँ पर चट्टानी है, पथरीला मरुस्थल है, हमादा इसको कहते हैं। यहाँ पर एक योजना चल रही थी, सीज योजना, राजस्थान में। यहाँ पर कौन सी चल रही थी? SEEZ, सेज योजना यहाँ पर चल रही थी। और ये सेज योजना, जिसको सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन के नाम से जाना गया था। तो यहाँ पे एक योजना चल रही है इन क्षेत्रों में, सोलर इंटरप्राइजेज जो एनर्जी जोन के रूप में प्रसिद्ध है। तो सोलर यहाँ एनर्जी आएगा, इंटरप्राइजेज के नाम से प्रसिद्ध है। तो यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज के नाम से प्रसिद्ध, जोन के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जोन यहाँ पे क्या हो रहा था? विकसित हो रहा था। ये किसके क्षेत्र में था? सौर ऊर्जा में था। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये संस्था विकास करेगी। जो सोलर इंटरप्राइजेज, जो एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन जो है, उसके क्षेत्र में ये संस्थान क्या रहेगी? कार्य करेगी। अक्षत ऊर्जा निगम 2000 ईस्वी में जो गठन किया गया वो इसी के तहत है। कौन सी? अक्षत ऊर्जा संगठन गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। अक्षत ऊर्जा निगम कह सकते हो, संगठन कह सकते हो। इस निगम के तहत यहाँ पे क्या हुआ था? कार्य हुआ था। कहा जाता है कि इसका मुख्यालय जो है, ये अक्षत ऊर्जा संगठन निगम का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। और आज सोलर क्षेत्र के अंतर्गत 1650 मेगावाट के साथ राजस्थान सोलर एनर्जी में, पहले गुजरात था, आज हम पहले स्थान पर हैं। तो सोलर एजेंसी, सोलर ऊर्जा के अंतर्गत, या आप कह सकते हो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1650 मेगावाट के साथ हम प्रथम स्थान पर हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी को यूएनओ द्वारा, 2019 की बात है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को यूएनओ द्वारा यानी चैंपियन ऑफ अर्थ मूवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसके अवार्ड से किया गया था? अर्थ मूवमेंट ऑफ चैंपियन के नाम से यूएनओ के द्वारा, इसी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रिम सफलता करने में। यहाँ एक शब्द और भी आपसे दे सकता है, और उस शब्द का है गैर परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत स्रोत में आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में गुजरात पहले नंबर 1 पे थी, अब राजस्थान नंबर 1 पे आ गया। सौर ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको एक सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। और उस सम्मान का नाम है चैंपियन ऑफ अर्थ का, यानी कि उसको दिया गया है चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया था 2019 के अंतर्गत। ये सम्मानित किया गया था इसके अंतर्गत कि इस क्षेत्र में आपने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो यानी इस सफलता क्षेत्र में भी आपको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आगे देखिए कि यहाँ पर ये क्षेत्र जो है वो बालूका मुक्त प्रदेशों के अंतर्गत आपके शामिल होते हैं। अक्षत ऊर्जा निगम की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई, जयपुर इसके मुख्यालय। इसके 2 कार्य बने। एक तो बन गया इसका REDA रूडा, और दूसरा बन गया RPCL। 2 संस्थान इसके विकसित हुए। तो पहले नंबर पर REDA जो बना था वो सन 1985 ईस्वी के अंतर्गत बना था। और दूसरा संस्थान जो बना था RPCL जो बना था वो बना था 1995 ईस्वी के अंतर्गत। एक 95 में, एक 85 में। और अक्षत ऊर्जा नाम रखा गया था। इन दोनों योजनाओं के तहत अक्षत ऊर्जा जो है वो उसके अंतर्गत कार्यरत रही है। देखो, इस बालूका मुक्त प्रदेश के अंतर्गत जो आती है, उस बालूका मुक्त में 3 श्रृंखलाएं आपकी होती हैं। एक तो यहाँ पर आता है हमादा। जो हमादा शब्द है, ये हमादा शब्द किसके अंतर्गत आता है? तो ये चट्टानी मरुस्थल आता है। कौन सा मरुस्थल आता है? चट्टानी मरुस्थल के रूप में इनका जो शब्द है वो आता है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है इर्ग। इर्ग क्या होता है? जो पथरीले भाग जो जहाँ पर होते हैं, संपूर्ण मरुस्थल या जो महान मरुस्थल होता है, उसमें जो एक आकृति ऐसे हो जाती है और ये आकृति का रूप हो जाता है, उसको इर्ग के नाम से संबोधन दिया गया। रेग क्या होता है? इस रेग को यहाँ चट्टानी लिखा गया, इसको यहाँ पथरीला लिखा जाता है। या पथरीले की जगह यहाँ पर कई बार इसको एक शब्द दे दिया जाता है, और वो शब्द कौन सा दे दिया जाता है? मिश्रित शब्द भी इसको दे दिया जाता है। तो मिश्रित शब्द भी दे दिया जाता है, दुर्ग भी
इर्गबी और हमादा, ये बालुका मुक्त प्रदेशों में आते हैं। दूसरे प्रदेश के रूप में जो संबोधन दिया जाता है वो संबोधन कौन सा दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत है बालुका युक्त प्रदेश, यानी कि दूसरे शब्द में आएगा बालुका युक्त प्रदेश है। तो बालुका युक्त प्रदेश के अंतर्गत जो मेकी हैं उनके अनुसार जो डिवीजन होता है इसका कौन सा होता है, किस तरीके से होता है, उसे देखिए। पहले बालुका युक्त क्या होंगे, जैसे इसमें अनुदैर्घ्य होगा, अनुप्रस्थ होगा, कई चीजें होंगी, लेकिन सबसे पहले मेकी ने आकार के आधार पर कुछ इसके प्रकार बताए। तो सबसे पहले एक मेकी महोदय है, भूगोल वेदा है, मेकी महोदय ने इसका बालुका स्तूप प्रदेश जो है उनकी एक आकृति का निर्धारण किया। तो सबसे पहले अर्ध चंद्राकार बताया इसे, क्या बताया, अर्ध चंद्राकार बताया। क्या बताया भाई, पहला प्रकार इसने बताया बालुका स्तूप जो होते हैं वो अर्ध चंद्राकार होते हैं। फिर दूसरा इसने बताया अनुदैर्घ्य, ये अनुदैर्घ्य शब्दावली इसने दूसरे नंबर पे बताया। तीसरे नंबर के रूप में जो इन्होंने किया अनुप्रस्थाकार, तीसरा नंबर जो आपका है अनुप्रस्थाकार, ये तीसरे नंबर का इसका डिवीजन आता है। फिर है पर्वत वलयकार, पर्वत वलयकार, ये चौथे नंबर के रूप में आता है। उसके बाद में तारानुमा, ताराबोलिक भी आप इसको कह सकते हो, ताराबोलिक भी कह सकते हो। उसके बाद में ताराबोलिक के आधार पर इसका झाड़ी नुमा, नेटवर्क आप इसको एक शब्द दे सकते हो, नेटवर्क के साथ में आप झाड़ी नुमा, ये कई तरीके के होते हैं। लेकिन मेकी महोदय ने जो वर्गीकरण, इनमें भी कई बार कंपटीशन में निम्न में से कौन सा वर्गीकरण है जो मेकी महोदय के द्वारा नहीं बताया गया या मेकी महोदय के द्वारा इनका वर्गीकरण नहीं किया जाता, तो ये भी इन शब्दावलियों के अंतर्गत सब पूछा गया है या इनको माना गया है। दूसरे नंबर की बात देखिए, अब इनमें एक एक शब्दावली के अंतर्गत आती है और इसमें एक शब्द आता है उसको आप देखेंगे और उस शब्द का नाम होगा बरखान। ये बरखान क्या होते हैं, किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, किस जिले के अंतर्गत सर्वाधिक होते हैं, अनुप्रस्थ क्या होते हैं, अनुदैर्घ्य क्या होते हैं, इनकी डिटेल हम आपको बताते हैं। देखो बरखान क्या होते हैं, ये अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। ये क्या होते हैं, अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। पहली बात तो ये आती है, या बालुका स्तूप जो होते हैं, अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप जो है, उस बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है, बरखान के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। ये जो बरखान आपके जो अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप है, या ये अपनी दिशा बदलते रहते हैं, यानी ये स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये स्थान परिवर्तन करने के कारण ये कृषि के लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं, यानी कि कृषि के लिए हानिकारक है। राजस्थान में सर्वाधिक जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, चूरू जो आपका जिला है उस चूरू जिले के अंतर्गत होता है। तो आप इसके अंतर्गत एक शब्दावली के रूप में आप लिखेंगे, पवन के साथ तेजी से गतिशील होने वाले या स्थानांतरित होने वाले होते हैं, चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कृषि के लिए हानिकारक होते हैं, अर्ध चंद्राकार होते हैं और इसको बालुका स्तूप कहते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर आता है अनुदैर्घ्य। ये अनुदैर्घ्य होता है, वो क्या होता है, इसको किस तरीके से कहा जाता है। देखो अनुदैर्घ्य का नाम एक साथ और शब्द जुड़ जाता है जिसको शीत कहा जाता है, यानी हवा की दिशा के अनुकूल जो, यानी पवन के समानांतर जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य कहा जाता है। जैसे पवन इस दिशा में पवन चल रही है और उस पवन की आकृति के अंतर्गत यू बन जाते हैं, ये पवन की दिशा की आकृति के अंतर्गत बने हुए, यानी जिस साइड में हवा जो चल रही है, ये एक ही त्रिकोण से आप दर्शा रहे हो कि जिस दिशा की ओर हवा बढ़ रही है उस हवा के समकक्ष बन जाते हैं, उसको सीप भी कहते हैं, सीप भी कहते हैं और अनुदैर्घ्य भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक तो इसकी सबसे बड़ी बात तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, हवा के
समांतर होंगे। और दूसरी बात आपको याद रखनी होगी, ये जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाएंगे या सर्वाधिक जो होंगे वो कहाँ होंगे, जयपुर में। इनके बीच में ये जगह है, देखो ये यहाँ जगह है, ये यहाँ जगह है, यहाँ जगह है और यहाँ जगह है। और यहाँ जगह होने की वजह से इसमें एक जगह बनेगी जिसको आप क्या कहेंगे, जो रेंज कहेंगे। दूसरे नंबर पर सॉरी रेंज नहीं, रन कहेंगे। रन के साथ आप इसको टाट कह सकते हो, रन कह सकते हो, या यहाँ पर आप एक शब्द कह सकते हो, खड़ीन कह सकते हो। यानी ये प्रश्न भी बहुत बार कंपटीशन में आया, राजस्थान पुलिस में भी आया। खड़ीन का निर्माण किसने करवाया था, तो जैसलमेर की एक ब्राह्मण जाति थी, पालीवाल ब्राह्मण। कौन से थे, पालीवाल ब्राह्मण थे। उस पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस खड़ीन का निर्माण करवाया था। और यहाँ जो छिलछिली झील बनती है, उस छिलछिली झील का वो क्या कहते हैं, रन कहते हैं या टाट कहते हैं। टाट एक तो जूट जो होता है उसकी सूतली होती है, उनको भी टाट कहते हैं। और एक टाट बकरी को कहते हैं, जिसे रेगिस्तान का फरीज कहते हैं, गरीब की गाय कहते हैं। जखराना है, पर्वतसरी है, लोही है, उसके खेरी है, ये कई बकरियां पाई जाती हैं। और राजस्थान के रामसर अजमेर में जो यानी कि बकरी चारा बैंक स्थापित किया गया, और बकरी प्रजनन और भेड़ प्रजनन अविका नगर टोंक में स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय स्तर का बकरी चारा जो है वो झांसी में किया गया। और भूमिगत चारा विकास बैंक जो आपका है, या चारा बैंक जो आपका है, वो जैसलमेर क्षेत्र में स्थापित किया गया। चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी यादव का नाम जो है वो यानी कि उछला है 1993 ईस्वी के अंतर्गत। आप इस चीज को भी यानी कर सकते हो। ये खड़ीन पालीवाल ब्राह्मण, ये खड़ीन क्या होते थे, जैसे ऐसे गोपालों का स्तूप है, वहां ये निर्माण करवा देते थे। पानी इकट्ठा हो जाता था, पानी की कमी होती थी, उसको खड़ीन कहा जाता था। और रन और छिछले जो बनते थे उसको क्या कहते थे, वो यानी रन या टाट कहते थे। अगर एक चीज और आती है कि सेकंड ग्रेड में भी एक प्रश्न पूछा गया था, धार के मरुस्थल में क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है वो एरिडोसोल होती है। और एरिडोसोल मिट्टी में क्या होती है, इसके कण मोटे होते हैं। इसके कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और मोटे कण होने के कारण ये पानी को जल्दी सोखते हैं। तो मरुस्थल में क्या होती है, जब बारिश होती है तो बारिश जब भी होती है, उस बारिश के साथ क्या होती है, आक्षणिक समय के लिए कुछ झीलें बनती हैं। और आक्षणिक समय के लिए कुछ झीलें बनती हैं, उस आक्षणिक समय को क्या कहा जाता है, पलाया। एक बार ये प्रश्न यूं पूछा गया कि राजस्थान में पलाया झील है, जैसलमेर, भरतपुर, अलवर और करौली, तो वहां पलाया झीलें जो बनती हैं वो जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती हैं, या जैसलमेर में यहाँ पर होता है, या सर्वाधिक यहाँ पर पाई गई। तीसरे नंबर की बात है अनुप्रस्थाकार, यानी अर्धचंद्राकार बालुकों की दो तो समांतर थी, लेकिन एक खड़ी दिशा में एक दिशा का क्रम जब जुड़ता है उसको अनुप्रस्थाकार कहते हैं। ये गतिशील रूप में होते हैं, हवा के साथ क्या होते हैं, गतिशील। जैसे हिसार हरियाणा चूरू क्षेत्र के अंतर्गत है, सर्वाधिक बाड़मेर और बीकानेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके पास ये पाए जाते हैं। तो अनुप्रस्थाकार क्या होता है, इसके लिए मैं आपको डिटेल आपको बताऊं। यानी हवा की दिशा में क्या होता है, हवा तीव्र गति से चलती है, तो हवा तीव्र गति से चलने के साथ जैसे हवा की दिशा में अवरोधकता आ रही है, वो तो देखो यूं समांतर आ रही थी, ये अवरोधकता आ रही है, हवा के प्रतिकूल बन रहे हैं, ऐसे इनका निर्माण होता है। अनु का अर्थ होता है हवा के अनुकूल तो है, अनु हवा के समानांतर है, लेकिन ये धैर्यन का मतलब होता है। एक धैर्यन शब्द अलग भी पूछ ले तो धैर्यन शब्द का अलग यहाँ होता है कि जैसलमेर शब्द पूछ ले, या आपको पूछ ले धार के मरुस्थल का जनशून्य स्थान होता है, मरुस्थल में जनशून्य स्थान होता है, उस जनशून्य स्थान को धैर्यन भी कहा जाता है अलग से। और अनुप्रस्थ का मतलब होता है प्रस्थ आना, ये देखो ये प्रस्थ हो गया, ये प्रस्थ हो गया, ये प्रस्थ हो गया, इस अनुप्रस्थ बालों का स्तूप इसे कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये पवनों के समानांतर तो होते हैं, ये सम्मुख होते हैं। सम्मुख का मतलब उसके समकोण की स्थिति में होते हैं, उसके सामने होते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये दो स्थानों पर पाए जाते हैं, बीकानेर और वह दूसरा स्थान कौन सा है, जैसलमेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो जिले हैं उन जिलों के अंतर्गत यहाँ पर ये पाए जाते हैं। फिर पर्वताकार में क्या होता है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जिनका निर्माण
पवन की दिशा के अवरोधकता के कारण बनते हैं, उसे पर्वत वलयाकार कहते हैं। हवा की जो अवरोधकता होती है, उस हवा की अवरोधकता के साथ इसका निर्माण होता है, या इसके निर्माण के रूप में इनको उल्लेखित किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, तो यानी पर्वतीय वलयाकार के बाद यहाँ शेखावाटी झुंझुनों में पर्वत वलयाकार पाए जाते हैं, जिसको यहाँ राजस्थान की मारवाड़ी भाषा में ये भी कहा जाता है कि भाई भर कही जाती है। ये भर क्या होती है, ये वलयाकार में एक आकृति के रूप में उठ जाती है और फिर दूसरे क्रम से जुड़ी, फिर क्रम टूट गया, फिर दूसरे क्रम से जुड़ी हुई है। तो ऐसा यहाँ पर झुंझुनों शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तारानुमा अनेक अर्धचंद्राकार बालुकों स्तूपों की सामूहिक स्थिति में पाए जाते हैं। यानी ताराबोलिक में क्या होता है, जैसे तारे होते हैं आसमान में, तारामंडल होता है, तो ताराबोलिक में क्या होता है कि अनेक तारों के समान अनेक ऐसे झुंड से पाए जाते हैं, और जब झुंड से पाए जाते हैं उसको ताराबोलिक कहा जाता है, या उनकी संख्या ज्यादा होती है, सामूहिक स्थिति में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो जैसलमेर और श्री गंगानगर के बीच का जो हिस्सा है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसका स्वरूप क्या होता है, इर्ग जैसा होता है। अर्ग का मतलब ये होता है जैसे ये पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे हैं, अलग अलग है, ये एक क्रम नहीं है, तो उसको ताराबोलिक कहते हैं। और ताराबोलिक को इर्ग भी कहा जाता है। और ताराबोलिक जो सर्वाधिक अनुमान ये आपके गंगानगर जो क्षेत्र है और आपका जैसलमेर क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेटवर्क है, ये भी एक बालुका स्तूप के अंतर्गत होते हैं। एक ही दिशा का श्रेणी क्रम है, एक ही दिशा में नेटवर्क, ये आपका यहाँ आ गया, फिर ये आपका यहाँ आ गया। देखो इनमें क्रम टूटा हुआ भैया, अलग अलग है, अलग अलग है, यहाँ है, तो ये ताराबोलिक हो गए। अब एक ही दिशा का क्रम टूटा हुआ, क्रम नहीं टूट रहा है, और पूरे ऊंचाई, नेटवर्क का मतलब ऊंचाई, तो नेटवर्क के आधार पे बना हुआ, जो हिसार से चूरू पे बने हुए हैं। कहाँ से, हिसार से चूरू जो क्षेत्र है, वो चूरू से लेके आपका हिसार हरियाणा तक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये बना हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सफेद धोरे किसको कहा जाता है, तो मूलतः अनुप्रस्थाकार होते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं। बाड़मेर का धोरी मन्ना, आलम जी का धोरा और धोरी मन्ना जो क्षेत्र, आलम जी का धोरा जैसे घोड़ी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, तो उस धोरी मन्ना के बीच में सफेद कुछ नहीं होता, वनस्पति रहीन जो पाए जाते हैं उनको सफेद धोरे कहा जाता है। और सफेद धोरों में एक कच्छ का उल्लेख आता है। भाई कच्छ के कारण क्या होता है, कच्छ से जो हवाएं उठती है और उनमें नमक की मात्रा होती है, जो इन्हें संपर्क में आती है तो उनके ऊपर वो नमक की परत जम जाती है, उनका रूप सफेद हो जाता है, उसको सफेद धोरे कहते हैं। कच्छ के कारण होते हैं, बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। दूसरी रन और टाट के बारे में बताया कि ये छिलछिली झीलें होती हैं, पलाया जो आक्षणिक समय के लिए वर्षा के जल रुकते हैं, उनको यानी यहाँ पर कहा जाता है। ये शब्दावली इनके साथ जुड़ा हुआ, झाड़ी नुमा की छोटी जो टीबे की आकृति होती है, जिसको आप टीबा कहते हैं, उनको टीला कह सकते हैं। ये टीला और आकृति के रूप में आप इनकी शब्दावली यानी जुड़ती है। तो ये बालुका स्तूपों का जो विवरण था। लेकिन कुछ और भी चीजें अगर इसके अंतर्गत जब मान लो बचती हैं, जैसे रण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो रण पाए जाते हैं, तो रण के अगर आप केवल क्षेत्र लिखेंगे कि जो छिलछिले सागर कहाँ पाए जाते हैं, पोखरण में पाए जाते हैं, बेनोड में पाए जाते हैं, भाकरी और भरमसर ये जैसलमेर में है। तो कौन कौन से क्षेत्र में है, पोखरण क्षेत्र जो शामिल होता है, भाकरी क्षेत्र है जो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है, केनोड क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र है वो बाड़मेर के, जैसलमेर के क्षेत्र है। लेकिन यहाँ बाड़मेर में एक ही क्षेत्र है, थोप। बाड़मेर में कौन सा क्षेत्र है जहाँ रन बनते हैं, तो थोप बनते हैं। ताल छापर और पढ़ियारा चूरू में है। कौन सी जगह है, ताल छापर। और ताल छापर के अलावा जो पढ़ियार क्षेत्र आपका है, वो पढ़ियार क्षेत्र वो कहाँ पर है, चूरू के अंतर्गत। और जोधपुर क्षेत्र में एक है बाप, यानी पोखरण, भाकरी और केनोड, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत दो मरुस्थलीय बालुका स्तूपों के बीच छिलछिले सागर को रन या टाट कहते हैं, आक्षणिक समय की झीलों को पलाया कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर उसके निर्माण उनके द्वारा किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ी नुमा जो क्षेत्र होते हैं, खेत होते हैं, वो पहाड़ी नुमा क्षेत्रों के बीच में खडीन का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। ये खडीन सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। इन खडीन का उल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल ने भी किया। ये प्रश्न भी आपसे कंपटीशन में पूछता है। एक प्रश्न ढाड शब्द और आता है, जिसमें क्या होता है, बालू का स्तूप का जो पार्श्व निर्मित
जो नतोद्र भाग होता है, निम्न भाग जो होता है उसको ढाड कहते हैं। ढाड क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये बालू का स्तूप है, इसमें यहाँ पर क्या आता है? ये बालू का स्तूप है, और बालू का स्तूप के यहाँ ये आता है। अब ये ढाड भाग हो गया, क्यों? ये निम्न, ये बालू का स्तूप का निम्नतर इस तरह उसको ढाड कहते हैं। जो कई बार कहते हैं कि यार ढाड जो शब्दावली में भी आता है अमूमन, जैसे इसका प्रयोग प्राय किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना करेंगे। अभी मरुस्थलीय चीजें बहुत सी बची हुई हैं जो हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना बताने पर कवर नहीं हो पाएगा। तो ये ज्योग्राफी का चौथा पार्ट मैंने आप तक भेजा है। इनमें आप रंग और हमादा वाली चीजों को थोड़ा गहराई से आप पढ़ेंगे। सोलर एजेंट्री, चैंपियन अर्थ मूवमेंट वाला अवार्ड, उसका अक्षत निगम, रूडा और आरपीसीएल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ मेरी ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ में आई। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और मेरी आवाज़ तक और मेरे ज्ञान को आप आगे बढ़ाएंगे। और अब अगले वीडियो में एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में आप शेयर कीजिए इसको, क्योंकि मेरा सहारा और मेरी दुआएं और मेरी मेहनत का जो वास्तविक स्वरूप है वो केवल आपकी गलियों से होकर गुजरता है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ मेरे से जुड़ने के लिए, और मेरी बातें सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और लाइक करने के लिए। अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के 5वें पार्ट में, और हिस्ट्री के चौहान वंश के रणथंभौर में फिर मिलते हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल और अन्य चीज़ों पर भी मिलेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद, जय भारत।